गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेसन समाप्त होने के बाद, कोर्ट लेसन समाप्त होने के बाद आपको मैं प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका जो है वो मैं बताऊंगा कि आपको जो है वो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, आपको उसका उत्तर किस पैटर्न, किस अनुसार जो है वो देना है। तो प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका जानने से पहले कुछ WH वर्ड जो कि प्रश्न पूछने के काम आते हैं उनको जानना, उनके बारे में जानना, उनका हिंदी अर्थ जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले कुछ WH वर्ड लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उसके बाद प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है परीक्षा में, या पैसेज में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, प्रश्न का क्या पैटर्न होता है और इसका आंसर का पैटर्न क्या होना चाहिए, ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं WH वर्ड। पहला WH वर्ड है, इनको सबसे पहले WH वर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका प्रारंभ जो है WH से होता है, इसलिए इनको कहा जाता है WH वर्ड। ठीक है। हाउ ये जो है वो एक अलग है, इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। तो WH वर्ड हु जो है WHO और हु का अर्थ होता है कौन, और इससे अभिप्राय होता है कि आपको किसी व्यक्ति के बारे में पूछा है। ठीक है। फिर है WHOM, whom, किसको, ये भी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, किसको या किनको। फिर उसके बाद में WHOSE, whose, किनका या किसका, व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में पूछा जाता है। फिर है WHERE, where का मतलब होता है कहाँ, और इससे आपको पूछा गया होता है स्थान। अगर प्रश्न स्टार्ट होता है WHY से, तो इसका हिंदी अर्थ होता है क्यों, और आपको पूछा हुआ होता है कारण। फिर है when, WHEN, when का मतलब होता है कब, आपको पूछा गया होता है समय, टाइम। और अगर प्रश्न स्टार्ट होता है which से, WHICH, which का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, व्यक्ति के बारे में पूछ सकते हैं, वस्तु के लिए पूछ सकते हैं, और स्थान के बारे में पूछ सकते हैं, ये तीनों के लिए आता है। और what, WHAT, what का मतलब होता है क्या, ये वस्तु या व्यक्ति को बारे में पूछने के लिए काम आता है। और हाउ का मतलब होता है कैसे, और एक तरीका। इससे अगर अकेला हाउ जो है वो आया है तो तरीका पूछा जाता है। अगर हाउ के आगे कोई दूसरा जो है वो शब्द दिया है, जैसे मैनी दिया है, मच दिया है, हार दिया है, लॉन्ग दिया है, तो उस हिसाब से जो है उसका अर्थ पूछा जाता है। जैसे हाउ मैनी का है तो आपको किसी चीज की जो है वो, किसी संज्ञा की जो है वो संख्या के बारे में पूछा जाता है। हाउ मच दिया तो किसी की मात्रा पूछी हुई होती है। हाउ फार तो दूरी के बारे में पूछा हुआ होता है। हाउ डीप तो गहराई के बारे में पूछा हुआ होता है। तो इस प्रकार से आगे वाले शब्द से इसका निर्धारण होता है। तो आपको समझना, वाक्य का प्रारंभ, प्रश्न का प्रारंभ इन WH वर्ड से अगर हो तो आपको समझना, अगर हु दिया है तो आपको किसी व्यक्ति का नाम जो है उस प्रश्न में लिखना होता है। whom दिया है तो भी व्यक्ति का नाम होता है, और whose अगर दिया है तो भी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है, और where अगर दिया है तो आपको उसमें उस प्रश्न में स्थान का नाम पूछा हुआ होता है। तो why दिया हुआ होता है तो उसमें आपको कारण पूछा हुआ होता है किसी चीज का, किसी बात का। when होता है तो आपको टाइम पूछा हुआ होता है, और which होता है तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पूछा हुआ होता है। what होता है तो वस्तु या व्यक्ति के बारे में पूछा हुआ होता है। और अगर how होता है तो आपको प्रश्न के द्वारा तरीका पूछा हुआ होता है। तो ये WH वर्ड और इनकी हिंदी मीनिंग आप लिख लें, जिससे कि आप जो है इनको याद कर सकें और अपने दिमाग में बिठा सकें कि कौन सा WH वर्ड का अर्थ क्या होता है, और इससे
प्रश्न में क्या पूछा हुआ होता है, आपको क्या बताना होता है। अब इसके बाद में हम जो है वो प्रश्न का पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न जो परीक्षा में पूछा जाता है आमतौर पर पैसेजेस, चाहे सीन पैसेज हो या अनसीन पैसेज हो या पाठ में से प्रश्न दिया हुआ हो तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हो, तो उनका एक निर्धारित पैटर्न होता है WH वर्ड का। तो वो क्या पैटर्न क्या होता है, आपको उसका उत्तर देते समय जो है वो कौन सा पैटर्न यूज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, क्या चेंज करना पड़ता है, क्या हटाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, वो सभी चीज़ें जो है हम जानेंगे। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन पैटर्न के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद फिर जो है आंसर देने का तरीका, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन पैटर्न जो है वो देख लीजिए, उदाहरण भी दिए हैं मैंने, और उसके बाद हम जो है वो प्रश्न का उत्तर देने का पैटर्न जो है वो किस प्रकार से होता है वो समझेंगे। देखो प्रश्न जब WH वर्ड से पूछा जाता है तो उसमें सबसे पहले जो है वो होता है WH वर्ड, सबसे पहले WH वर्ड होता है। उसके बाद में होता है जिस टेंस का प्रश्न है, जिस टेंस का वाक्य है वो, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट होता है। हु में प्राय हु जो होता है WHO हु वाला प्रश्न होता है, उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है, क्योंकि हु स्वयं जो है वो उसका सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु वाले प्रश्नों में सीधा मेन वर्ब आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आता है मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट का WH वर्ड में नहीं आता है, आपको पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट जो है आपको पूछा जाता है, ये नहीं होता है ज़्यादातर, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो बाकी के शब्द जिसमें एडवर्ब भी हो सकती है और इसके अलावा दूसरे शब्द भी हो सकते हैं, तो वो आते हैं। और सबसे लास्ट में जो है इंटरोगेशन मार्क जो है वो दिया हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, तरीका मैंने बताया, तो एक उदाहरण दिए हैं कि कैसे प्रश्न पूछते हैं। देखो सबसे पहले WH वर्ड दिया है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी है, ये है WH वर्ड, उसके बाद में ये HV, उसके बाद में ये जो ही जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद में दिया है मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, आप सीधा दिया है प्रश्न। ऐसे चीजें इसमें WH वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और एडवर्ब और फुल स्टॉप, ठीक है। WH वर्ब, हेल्पिंग वर्ब HV, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ब्स और प्रश्न, ये होता है क्वेश्चन पैटर्न। अब आंसर देते समय, इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर देते समय आपको क्या करना है, प्रश्न का उत्तर देते समय WH वर्ड को छोड़ दिया जाता है। WH वर्ड जो प्रारंभ में होता है उसको जो है वो नहीं लेते हैं, उत्तर में इन चीजों को नहीं दिया जाता है। वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से करते हैं, जो प्रश्न में आपके सब्जेक्ट आया है उस सब्जेक्ट से वाक्य जो है वो प्रारंभ करते हैं, और उसके बाद में सहायक जो प्रश्न में दी हुई है उसको लेते हैं, सिवाय अगर डू, डज और डिड अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो इनको नहीं लेते हैं। इसके अलावा दूसरी हेल्पिंग वर्ब जब होती है, इनके अलावा डू, डज या डिड के अलावा दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, उसको प्रश्न में सब्जेक्ट के उत्तर लिखते समय सब्जेक्ट के बाद में उस हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है, डू, डज और डिड के अलावा हेल्पिंग वर्ब हो तो, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब रखते हैं, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट जो आपको पूछा गया होता है वो, और ऑब्जेक्ट के बाद में अन्य शब्द जो है वो रखते हैं, और अंत में पूर्ण विराम रखते हैं। पूर्ण विराम को मैं कोष्टक में कर देता हूं फुल स्टॉप, ठीक है। पूर्ण विराम रखते हैं,
ठीक है, सबसे लास्ट में जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसकी जगह उत्तर में हो जाता है फुल स्टॉप। ठीक है, और फिर दूसरा नियम है, क्वेश्चन जिस टेंस में होता है उत्तर भी उसी टेंस में देना होता है। प्रश्न जिस टेंस में पूछा गया है आपको उत्तर देते समय उस टेंस का ध्यान रखना है और उसी के अनुसार उसी टेंस में जो है वो आपको उस प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो ये नियम स्क्रीनशॉट ले लें इनका, और फिर जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे वाले नियम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान से सुने और समझे। मैंने उत्तर का पैटर्न बताया, जिसमें बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है, उसके बाद में मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया और एक बार और स्पष्ट कर रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब केवल डू, डज और डीड के अलावा जो हेल्पिंग वर्ब होती है उन्हीं को जो है वो सब्जेक्ट के बाद में लिया जाता है। अगर डू या डज या डिड में से कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसको उत्तर में नहीं लिखा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर देते समय डू, डज और डिड में से कोई अगर है तो उसको उत्तर में नहीं लिखा जाता है। डू, डज, डिड को उत्तर में नहीं लिखा जाता है। इस बात को विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखें। ठीक है, तो डू, डज और डिड वाले जो प्रश्न होंगे उनमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधा जो है वो आएगा मेन वर्ब। इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो उत्तर होते हैं उनका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। और डू, डज और डिड वाला जो वाक्य है इनके उत्तर का पैटर्न होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। ये ध्यान रखना इस बात का। मैंने लिखवाया भी है, मैंने लिखा है प्रश्न में अगर डू, डज, डिड में से कोई सहायक क्रिया हो तो उत्तर देते समय इनको छोड़ दिया जाता है। इनको वापस प्रश्न में अगर इनमें से कोई दिया है तो उत्तर में इनको नहीं लेते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तथा इनके अनुसार उत्तर में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। इनके स्थान पर लिख लो, इनके स्थान पर, ताकि और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। इनके स्थान पर, ठीक है, इनके स्थान पर, जहां इनका स्थान होता है सब्जेक्ट के बाद में, उनके स्थान पर उत्तर में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं? डज अगर होता है आपके प्रश्न में डज दिया हुआ है तो उत्तर लिखते समय उसको छोड़ देंगे, और जो मेन वर्ब आपके पास प्रश्न में है उस मेन वर्ब के पीछे एस या ई एस जोड़ देंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो देखो मैंने उदाहरण दिया कैसे आप कहोगे। तो देखो डब्ल्यूएच वर्ड, डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और इंट्रोगेशन मार्क। प्रश्न पूछा आपको, तरीका ये प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने कहा सब्जेक्ट से स्टार्ट करना, सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद में आपको लेना होता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर तो क्या है डज, जो कि अपन को लेना नहीं है। डज होने पर मैंने क्या कहा है, क्या करना है, मेन वर्ब में एस या ई एस लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है, गो। अब गो के पीछे क्या लगेगा, ई एस। ठीक है, और फिर जो है वो आपने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ले लिया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट सर कहां से आया, ऐसा आपका प्रश्न होगा, आपके दिमाग में आया होगा कि सर ने ये कहां से लाया टू मार्केट। तो ऐसा जो है वो आपके सामने जो प्रश्न पूछा हुआ होगा उसका या तो पैसेज दिया हुआ होगा उसमें इसका उत्तर होगा, या जो है वो आपके जिस पार्ट में से पूछा हुआ होगा तो उसमें उसका उत्तर जो है उस पार्ट में होगा। आपको कहीं से लाने की जरूरत, मन से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। एक प्रश्न और आपका बन रहा होगा कि सर एस कहां लगेगा, ई एस किसके पीछे लगेगा। तो ई एस तो आपको लगाना है
जिन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के वर्ब का अंतिम अक्षर O, X, Z, S, double S, CH, SH हो तो उसके पीछे ES जोड़ना है। अन्य सभी के साथ अन्य सभी वर्ग के पीछे केवल S जोड़ना है। इस बात का ध्यान रखें। आपके यहाँ कंफ्यूजन है कि सर ES किस में जोड़ेंगे। आपने कहा है कि उसके डज होने पर डज को हटा करके उसकी जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है वो एस या ईएस जोड़ना। एस किसके साथ में जोड़ेंगे और ईएस किसके साथ में जोड़ेंगे, ये आपका प्रश्न हो सकता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने कहा है कि जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर वर्ब जो है वो उसका अंतिम अक्षर जो है वर्ब का जो आपके सामने है उसका अंतिम अक्षर या तो O होना चाहिए या X होना चाहिए या Z होना चाहिए, S होना चाहिए, SS होना चाहिए, CH होना चाहिए या SH होना चाहिए। इनमें से अगर कोई अंतिम अक्षर है तो आपको उसमें उस वर्ग के पीछे जोड़ना है ES और बाकी सभी वर्ग के पीछे जो है वो आपको जोड़ना है केवल S। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर मैंने दूसरा नियम लिखा है डू होने पर बिना S या ES के वर्ग का फर्स्ट फॉर्म। अगर प्रश्न में आपके जो है वो डू दिया है तो डू को छोड़ देना है और जो आपके पास में वर्ब है, जो वर्ब आपके पास में है उसके पीछे न तो एस लगाना है न ईएस लगाना है, केवल उसी वर्ब को जो है वो ऐसे के ऐसे आपको रख देना है। जैसे देखिए उदाहरण WH1 हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और इंट्रोगेशन मार्क। तो उत्तर देने का तरीका सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, मैन वर्ब ऐसे कैसे कर लिया, ऐसे ईएस नहीं लगाया क्योंकि इस डू को छोड़ दिया और डू को छोड़ने के बाद मैंने कहा अगर डू को छोड़ते हो तो आपके पास जो मैन वर्ब है उसके पीछे ऐसे ईएस नहीं लगाना, केवल उसी को जो है उसका फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपको उत्तर में रख देना है। तो सब्जेक्ट और उसके बाद सीधा आएगा मैन वर्ब बिना एस या ईएस के, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आपको पूछा गया है, जो प्रश्न आपको पूछा गया है उसका उत्तर जो है वो आपको लिखना है, जैसे इसमें ए लेटर, ठीक है। और उसके बाद में आपको लगाना है फुल स्टॉप। इस बात का ध्यान रखें। और एक बात, सर ये आई कहां से आया, ये भी एक प्रश्न छोटे बच्चों का जो है हो सकता है। तो इसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रश्न में यू तो उत्तर में कर देते हैं आई या वी। प्रश्न में अगर यू दिया है तो उत्तर देते समय अगर आपके पास सब्जेक्ट आपका जो है वो एक वचन है तो आपको उसका आई करना है। एक जने को पूछा गया है, अगर आपको एक जने को ही पूछा गया है प्रश्न है और आप उत्तर दे रहे हो तो आपको करना है उसका यू का आई। और अगर बहुत सारे को जो है जैसे पूरी क्लास को पूछा गया है तो आपको उसका यू का करना है वी। जैसे यहाँ व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो। अब एक जने को पूछा गया है तुम क्या लिखते हो तो उसने कह दिया आई राइट लेटर, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इसका परिवर्तन करना है। अगर डू होता है तो, और अगर डिड है आपके पास में प्रश्न में डिड है तो डिड होने पर आपको मैन वर्ब जो आपके प्रश्न में है उसका जो है वो सेकंड फॉर्म करना है, डिड को वापस नहीं लिखना है। जैसे पूछा है व्हाट डिड दे प्ले यस्टरडे,
ठीक है। तो मैंने किया है दे लिख दिया, उसके बाद डीड को छोड़ देना है, केवल जो वर्ब जो आपके पास में है उसका सेकंड फॉर्म करना है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कर दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर दिया जो आपको पूछा गया है, और अदर वर्ड्स में जो है वो एडवर्ब जो है वो लिख दी, और पीछे जो है वो फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये जो है वो तरीका है डू डज और डिड वाले जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देने का तरीका। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको 2 भागों में करवाऊँ। इससे आगे वाला भाग जो है वो मैं कल आपको करवाऊँगा। देखना न भूले, ध्यान से दोनों पार्ट देखोगे और समझोगे तो जो है वो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में योग्य हो जाओगे। इसलिए विशेष रूप से जो है वो इन 2 वीडियो लेक्चर को जो है वो आज और कल वाले जो वीडियो लेक्चर हैं उनको गंभीरता से एकाग्रचित होकर के जो है वो अच्छी तरह से सुनने और समझने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं जो है वो आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे वाला तीसरा नियम लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इनको अच्छी तरह से इन 3 नियमों को आप लर्न करें, इनके उदाहरण वगैरह देखें। थैंक यू।